Hello, hello. I guess I'm audible. So we will start continue our session. एक वीक लगभग एक वीक या उससे थोड़ा 2-3 दिन ज्यादा का ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट. आई होप इतने दिन में तूने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा खुद से, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में से ही सही, या इंग्लिश या आईपी. अपन कंटिन्यू करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर अपन अपना सारा का सारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो जरूर खत्म करेंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन के भी वीडियोस आएंगे. ये पी ब्लॉक है आज. इसके बाद मैं सरफेस केमिस्ट्री डालने की सोच रहा हूँ अलोंग विद देयर क्वेश्चन वाले वीडियोस. और मुझे अभी भी बहुत सारे बहुत बहुत मतलब सब कुछ याद है. मुझे तुम्हें वीएसपीआर थ्योरी के बारे में बताना बाकी है. ग्रुप 17 ग्रुप 18 बाकी है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. अपन ने देख लिया था पी ब्लॉक के बारे में अपन बात कर रहे थे. अपन ने ऑक्सीजन फैमिली तक देख लिया था. नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस करा, ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस करा. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर. यहाँ पे जिस घर में मैं रह रहा हूँ दैट इज क्लोज टू द रोड साइड एंड आई होप कि ज्यादा डिस्टर्बेंस ना आए या ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस ना हो. माइक इज क्लोज टू मी. हाँ, लेट्स फोकस. स्टार्ट करते ग्रुप 17 एलिमेंट्स. हैलोजेंस जिसे कहते हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में. हैलो का मीनिंग होता है सॉल्ट एंड जीन्स का मीन्स होता है प्रोड्यूसर. यानी कि ये जो हैलोजन ग्रुप है, यानी कि जो ग्रुप 17 है, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो यानी कि सॉल्ट, और जेंस मतलब प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट बनाने का काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीएल ले लो. Na के साथ अगर डाल दिया NaCl बन गया, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है. सॉरी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, स्क्रीन विजिबल है. ठीक है. सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हाईली रिएक्टिव. ऑब्वियसली अपन ने एस ब्लॉक में मैंने तुम्हें कहा था जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं उन्हें क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर शेल में, तो वो क्या चाहेंगे कि आराम से फटाफट एक इलेक्ट्रॉन निकले और वो लोग स्टेबल हो जाए. वैसे ही जो हेलोजेंस होते हैं इनमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोग चाहेंगे कि फटाक से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम स्टेबल हो जाए. इसलिए वो लोग किसी भी चीज से रिएक्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं. ये नॉन मेटल से ऑब्वियसली. फ्लोरीन क्लोरीन ये सब क्या है, एक तरीके का गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. हेलोजन फैमिली की ऑकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, फेयरली अबंडेंट, अच्छी खासी जगह पर मिल जाएंगे. क्लोरीन भी देखने मिल जाएगा, फ्लोरीन भी देखने को मिल जाएगा. सबसे पहले फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, रेड बॉक्स में दिया गया है, देखो फ्लोरीन की बात कर रहे हैं. फेयरली अबंडेंट बहुत जगह पर मिल जाएगा. प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, यानी कि मानकर चलो तुम, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मुझे सर्दी हुई है. यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा रहती, बहुत ज्यादा. राइट, इफ यू कैन सी हियर इट्स 18 डिग्री सेल्सियस. रात के टाइम इससे भी कम हो जाती है. ठीक है. तो ये फ्लोराइड्स का मीनिंग क्या हुआ ना, जैसे अपन बात करते हैं क्लोरीन, और अगर क्लोरीन किसी के साथ कंपाउंड बना के रखा है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोराइड. और ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड हो तो क्लोराइड्स कह देंगे. वैसे ही फ्लोरीन अगर नेचर में, अपने जो नेचर में, मानकर चलो तुम कहीं पर माइनिंग करने को गए और तुम्हें एक रॉक मिला, पता है ना जो मिनरल्स होते हैं जैसे फ्लोरीन, अपना आयरन वगैरह, ये सब जो होते हैं रॉक्स के साथ अटैच्ड होते हैं, फिर उसे अपन प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वैसे ही फ्लोरीन भी किसी न किसी रॉक के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड के फॉर्म में, यानी उसके कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको पानी में डालने से वो क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है. दिस इज जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर. नेक्स्ट स्लाइड. ऑकरेंस की बात करते हैं. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की प्रेजेंट इन सी वाटर हमें मिल जाएगा. क्लोरीन भी सी वाटर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ब्रोमीन भी सी वाटर से. आयोडीन तो सी वाटर में होता ही है, तुमने सुना ही होगा, आयोडीन वाला नमक. फैमिली ट्रेंड्स की बात करते हैं. अब तक अपन ने जितने भी ग्रुप्स की बात करी, फैमिलीज की बात करी, सबके ट्रेंड के बारे में बात करी रहे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेफिनिटी की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसकी बात करें. तो चलो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एज यू कैन सी, इसके पहले वाले में था NH2 NP4. एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि आगे अपन जा रहे हैं ना. ये था अपना 14, ये था अपना 15, 16, 17. 14 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 15, 15 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 16, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 17. तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो लास्ट वाला जो शेल है यहाँ पे NP है,
लास्ट वाला शेल कौन सा है, एनपी है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिलिंग होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पी वाले में हो रही है, देखो अच्छे से, पी वाले में हो रही है, दैट्स व्हाई कौन से ग्रुप में कंसिडर आते हैं, पी ब्लॉक में कंसिडर होते हैं। पिछले वाले में 4 थी, ये वाले में कितनी है, 5। तो सबकी जनरल कितनी होगी, NH2 NP5। एक फैक्ट मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रुप बताता है वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन सॉरी, मेरा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तुम वैलेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन पीरियड बताता है। अभी ग्रुप कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2 की बात करता हूँ तो 2, 3 की बात करता हूँ तो 3, 4, 5, ऐसे सो ऑन। अब बात करोगे तुम ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3, यानी कि 10 को तुम इग्नोर करोगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। समझ में आया। ऐसे ग्रुप की मदद से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन वैलेंसी कैसे पता करते हैं वो तुम्हें पता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी कितनी हुई, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, -1। समझ आया। वैसे ही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी कितनी हुई, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +1। ठीक है अभी फिर भी मैं बता देता हूँ वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कि अगर 4 तक है तो वही उस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो वही उसकी क्या हुई, वैलेंसी हुई। अगर 4 से ज्यादा हो गई, 4 से ज्यादा हो गई, मानकर चलो 5 या उससे ज्यादा हो गई, तो हम 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो हमें क्या दे देगा, वैलेंसी। यानी कि 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हुई, 3। आई होप ये तुम्हें पता होगा। तो पीरियड के बारे में मैं बात कर रहा था कि पीरियड क्या बताएगा कि कितने शेल प्रेजेंट है उस एटम में, उस एलिमेंट में। यानी कि हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं तो एक होता है, लेकिन वही इसी के जगह पर हम सोडियम की बात करते हैं तो उसमें 3 शेल्स होते हैं। कैसे पता चलता है, ये नंबर ऑफ पीरियड से पता चलता है यानी कि जो पहले पीरियड में, पीरियड कैसे लेफ्ट टू राइट जो जाता है वो होता है पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से पीरियड्स होते हैं। और ऊपर की तरफ 1 2 से लेकर के 18 तक ग्रुप्स होते हैं। तो जो पहले पीरियड वाले लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेल कितना होगा, सिर्फ एक शेल होगा, सिर्फ पहला शेल होगा। वो बात अलग है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी थी कि शेल, उसके अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाले में कितना होगा, 2 शेल होगा। तीसरे वाले में 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, फिर 7 शेल वाले भी एलिमेंट्स अपने को देखने को मिलेंगे। वो कैसे पता चलेगा, पीरियड के नंबर से पता चलेगा तो वैलेंस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो गया होगा एज यू कैन सी। इन सारी चीजों का जरूरी नहीं है वैसे तो, बट स्टिल एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऑप्शन में दे रखा होगा NH2 NP5, NH2 NP4, किस पे टिक लगाओगे, NH2 NP5। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ते हैं कि नीचे जाते हुए जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है, एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ेगी। लेकिन पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाई डिक्रीजेस, बिकॉज जो अपना जेड इफेक्टिव है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बट इट्स एक्चुअली दैट जो न्यूक्लियस है वो बाजू वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहा है, उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मीनिंग क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में से वर्ड जो इफेक्टिव है उसका मीनिंग ये हुआ कि कितना असल में लग रहा है। ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे जाते जाते बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन क्या बढ़ता जाएगा ना, आगे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो जो सेंटर की, जो सेंटर में जो प्रोटॉन है उसकी तरफ से अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ये जो शेल्स है वो अंदर की तरफ दबेंगे, अंदर की तरफ दबेंगे तो साइज छोटा होगा। ठीक है, ये भी बात मैंने समझा रखी। नीचे जाते वक्त आई रिपीट, ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होगा, बिकॉज डायरेक्टली नंबर ऑफ शेल ही बढ़ रहा है। एज यू कैन सी ये आयोनिक रेडियस 133 नीचे जाते जाते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडिया एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन हैज एक्सट्रीमली स्मॉल रेडियस, इट्स ऑब्वियस थिंग। व्हाई फ्लोरीन हैज एक्सट्रीमली स्मॉल रेडियस, दैट्स बिकॉज अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और यहाँ पे बात करते हैं क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की, उसके आगे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के आगे अपना फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के आगे अपना क्या आता है, नियोन आता है तो ऑक्सीजन आगे बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा,
तो फ्लोरीन की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। सेम थिंग दैट आई रिपीटेड। अब डेंसिटी के ट्रेंड की बात करते हैं कि नीचे जाते वक्त जो उसका जो कंपाउंड होगा, मानकर चलो ये बॉक्स है, ये मैंने फ्लोरीन का बॉक्स लिया, ये मैंने क्लोरीन का बॉक्स लिया, ये मैंने ब्रोमीन का बॉक्स लिया, ये मैंने आयोडीन का बॉक्स लिया, इन सब में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भरा हुआ है। तो आगे जाते जाते डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, उस चीज के बारे में अपने को देखना है। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये फैक्ट को याद रखना है। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट्स इट। जस्ट एज अ फैक्ट रिमेंबर इट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदलता है, ट्रेंड क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट देना मुझे। ओके, माइक इज ऑल्सो ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब समथिंग इज इन प्रॉब्लम कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, माइक नहीं वर्क कर रहा, समथिंग लाइक दैट। पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। खैर एनीवेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। स्टेडीली इंक्रीज का मीनिंग समझ गए होगे कि मानकर चलो फ्लोरीन का 2 है तो क्लोरीन का 4 होगा, ब्रोमीन का 6 होगा, आयोडीन का 8 होगा, ये जो एस्टेटाइन है इसका 10 होगा, ठीक है। स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते जाते क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी ट्रेंड को याद रखना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, यानी कि लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हैलोजेंस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑब्वियसली उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाते जाते आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। वाई डिक्रीज हो रही है, बिकॉज देख सकते हो जो लास्ट वाला है, ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन और फ्लोरीन की कंपैरिजन करूं तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की न्यूक्लियस से क्या है, थोड़ा ज्यादा दूर है, इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, ZEFF कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसे, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे क्या लग रहा है, कम एक्सपीरियंस कर रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला क्या है, फ्लोरीन के ज्यादा करीब है उसके न्यूक्लियस के, तो ये ज्यादा जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट्स वाई इसका निकाल पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बट नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। सेम लॉजिक जैसा मैंने ग्रुप क्या कहते हैं 15 और 16 को एक्सप्लेन करते टाइम में बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, लेना नेगेटिव हो जाना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। हैलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है भाई, अभी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नीचे जाते जाते बढ़ रही है, देखो ना यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता नीचे जाते जाते बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है नीचे जाते जाते वो भी कम होगी। यहाँ पे चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, ये ज्यादा चांसेस है, तो इलेक्ट्रॉन जो लेने की क्षमता है वो नीचे जाते जाते क्या होगी, डिक्रीज होगी, कॉमन सेंस है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर आई एम सेइंग दिस एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एक दूसरे को मतलब डिस्प्लेस करके उसके जगह पर आकर के बैठ जाएगा। सो सेम केस, अगर कोई कंपाउंड है ऑक्सीजन का मानकर चलो, और कोई कंपाउंड है फ्लोरीन का, मतलब सिर्फ फ्लोरीन का, एक कंपाउंड मैंने लिया ऑक्सीजन का और उसको मैंने रिएक्ट कर दिया फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कह रहे एनीवेज, जब अपन रिएक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस पर जरूर आएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको देने में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को उसमें फिट करने में मुझे कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी या लगेगी, उसे मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी। अब हैलोजेंस की बात करो, वो भाई साहब को तो एनर्जी की भी जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो तो बिंदास मजे में खुद से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बोलेंगे मतलब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, उल्टा वो हम लोग को पैसा देंगे, ऐसा सीन है, ठीक है। तो यानी कि उन्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो खुद ही एनर्जी रिलीज कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस 333 जो भी है फ्लोरीन की बात करी गई है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए इनकी जो एनर्जी है वो देनी नहीं, उल्टा निकलेगी, कितनी, -333 किलो जूल पर मोल। खैर एनीवेज, ये वैल्यूज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है।
ये जो फैक्ट्स है दैट्स इट, उन्हें याद करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग भी पता ही होगा तुम्हें। हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। ओके, समझ रहे हो? मतलब कि पहले वाले जो थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते थे, इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो भी नेगेटिव थी, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा नेगेटिव होगी। व्हाई? बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेने को इनको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तो फिर भी है, क्योंकि इनको दो चाहिए, तो चाहिए तो ये लोग 6 दे भी सकते हैं किसी न किसी सिचुएशन। ये लोग तो नहीं देंगे, बट जैसा मैंने समझा था, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल, यानी कि इनके जो नीचे वाले एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, और खाली जो घर अगर पड़े हुए हैं तो उसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है तो वो आ भी सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर कुछ ज्यादा है तो जा भी सकते हैं। समझ में आया? ये फैक्टर को भी मैंने एक्सप्लेन करा था शायद, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट को। ठीक है, तो हैलोजन का क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वर्ड पर फोकस करो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसी की जगह पर सोडियम की मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन जो उनमें फिट करा पाना ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है वो नीचे जाते जाते क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इसलिए वो लोग कम एनर्जी रिलीज करते हैं। लेना तो अभी भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो क्षमता है, फ्लोरीन और अगर मैं मानकर चलो ब्रोमीन की कंपैरिजन करता हूं, तो फ्लोरीन की क्षमता क्या है, ब्रोमीन से ज्यादा है। ठीक है, वर्ड्स पर फोकस करना, फोकस के साथ लेक्चर देखना, एल्स फिर लेक्चर मोस्ट ऑफ नहीं समझेगा, बिकॉज वी नीड टू कवर इट वेरी क्विक। बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखो यहाँ पे बात करी गई है कि मतलब नीचे जाते जाते ये डिक्रीज होना चाहिए था, बट क्लोरीन का क्या हो रहा है, एबनॉर्मली फ्लोरीन का नीचे जाते जाते डिक्रीज होना चाहिए था, बट क्लोरीन का तो फ्लोरीन से ही ज्यादा निकल गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। मैंने तुम्हें बताया था कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस को याद रखना रहता है, तो ये फैक्ट भी तुम्हें याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन का वो किससे ज्यादा है, फ्लोरीन का। इस फैक्ट को तुम लिखोगे ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, दैट्स इट, एज इट इज याद कर लेना, इनफ हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तो 333 और 349 जो है, 349 तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन क्यों लिखा गया? अगर तुम्हें डाउट आता है तो सोचो जरा। नेगेटिव वैल्यूज में ना सिनेरियो उल्टा हो जाता है, यानी कि मैं बात करता हूँ 4 और 3, इसमें से बड़ा 4 है, लेकिन मैं बात करता हूँ -4 और -3, तो इसमें से बड़ा -3 है। ठीक है, सो दैट्स द सेम वे। यहाँ पे -333 बड़ा है, बट -349 क्या है, छोटा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। इतना तुम्हें मतलब पता होगा। कलर्स की बात करते हैं कि किसका क्या कलर होता है। सारे हैलोजन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कुछ ना कुछ उनका कलर होता है। कलरिंग क्यों होती है, मैंने फिजिक्स में पढ़ाते टाइम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो फिर वो क्या, कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी, फिजिक्स में बात करी थी शायद। बात करते हैं ऑक्सीडेशन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की हेलोजन फैमिली की। -1 ऑब्वियसली, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर में बताया था, all halogen exhibit -1 oxidation state, being the most electronegative it exhibits only -1 oxidation state, सिर्फ और सिर्फ -1 oxidation state ही शो करता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये डायग्राम्स वगैरह दे रखे हुए हैं, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, हैलोजन फैमिली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब किसी चीज से अगर रिएक्ट करना तो उसमें ऑक्सीजन को घुसेड़ देना, दैट इज व्हाट योर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन को घुसेड़ देना या हाइड्रोजन को निकाल लेना, दैट इज व्हाट योर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्सीजन को निकाल लेना या हाइड्रोजन को घुसेड़ देना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मानकर चलो मैंने, सॉरी एफ क्यू लिख रहा हूं मैं अगर मैंने क्या कहते हैं, एक मिनट देना, अगर मैंने फ्लोरीन या क्लोरीन में से किसी को लिया और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करा, फ्लोरीन में से ऑक्सीजन को अगर मैंने रिएक्ट करा, तो अपना जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी F2O या OF2।
OF2 लिखना चाहिए आई गेस। यानी कि फ्लोरीन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, अगर इसको मैं किसी के साथ रिएक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो, तो ये क्या करेगा, अपना वाला जो ऑक्सीजन है इस भाई साहब में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। F2 is the strongest oxidizing halogen, fluorine। F2 is the strongest oxidizing halogen। एक तो ये मेथड हो गया कि ऑक्सीजन ऐड करे। एक और मेथड ये हो सकता है कि मानकर चलो H2S है, उसको मैंने F2 के साथ रिएक्ट करा, H2S है, F2 के साथ रिएक्ट करा। फ्लोरीन क्या है, -1, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। हाइड्रोजन क्या है, +1, एक इलेक्ट्रॉन बिंदास दे सकता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, सल्फर में से H2S जो कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन को अपनी तरफ सोख लेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, मैंने एक्सप्लेन करा था। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लोरीन हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। नॉट बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वी नो दैट फैक्ट दैट, वी नो दिस फैक्ट दैट ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो, उस फैक्ट को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ही कहते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया होगा आई होप। आई होप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कॉमन सेंस, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग जो एबिलिटी होगी वो भी कम होगी। मैंने बताया था ऑक्सीजन का लेना, हाइड्रोजन का मतलब निकलना, दैट इज ऑक्सीजन, बट इलेक्ट्रॉन का लेना इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजेशन। जितना इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हो, इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे थे, जैसे कि फ्लोरीन मैंने लिया, किसी के साथ रिएक्ट करा, तो फिर वो कुछ इस तरीके से उससे रिएक्ट कर लेगा। दैट्स इट, आई मीन दिस इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। ये केमिस्ट्री, सॉरी, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, सो एग्जाम में भी आने के चांसेस नहीं है। ये मैम ने सेम एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया है जो मैंने यहाँ पर H2S का लेकर के एक्सप्लेन करा है, बट द ओनली थिंग इज उन्होंने एक्स वाला नोटेशन यूज करा है। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन मैंने जैसा मतलब बताया था कि पी ब्लॉक के जो जितने भी ग्रुप है उसके जो पहले वाले एलिमेंट्स है उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, अजीब या कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है उनके बाकी के ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन की भी बात करी थी, ऑक्सीजन की भी बात करी थी, अब बात है फ्लोरीन की कि फ्लोरीन क्यों एनॉमलस है, क्यों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स है उन सबसे अलग है। सबसे पहली बात, फ्लोरीन का क्या है, सबसे स्मॉल साइज है, इस वजह से वो कुछ अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। रीजन क्या है एनॉमलस प्रॉपर्टीज का फ्लोरीन का, उसके अपन बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। स्मॉल साइज एक रीजन हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, यानी कि डी ऑर्बिटल नहीं है। सेम रीजन जो अपन ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में देखा था, बाकी सब में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये भी क्या बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लो एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्स्ट टाइम आई गेस आया है पी ब्लॉक पढ़ाते टाइम। अभी देखो बॉन्ड वर्ड पर फोकस करो, ठीक है, वन बाय वन वर्ड पर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि बॉन्ड को डिसोशिएट करने में जो एनर्जी लगे, दैट इज व्हाट योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी कि मैंने लिया F2, अगर इसको मैं बॉन्ड के फॉर्म में दिखाता हूँ, जैसे अपन एरो वाला डायग्राम बनाते हैं कार्बन वाले कंपाउंड्स के केस में भी, तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ। ये क्या है, अपना फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड को डिसोशिएट करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, दैट इज व्हाट योर एंथैल्पी, दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ये फैक्ट याद रखना, एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से। खैर एनीवेज फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तो एंथैल्पी और ये डेल्टा एच वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। खैर एनीवेज, तो ये जो एफ एफ का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है क्या, कम, यानी कि बॉन्ड क्या है, वीक, उसको तोड़ना क्या है, आसान, बिकॉज बॉन्ड को तोड़ने में क्या लग रही है, कम एनर्जी लग रही है। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो वीक होगा उसे कम एनर्जी लगेगी। वही केस हो रहा है एफ एफ के बॉन्ड में, दैट्स इट। रिएक्टिविटी के ट्रेंड की बात करते हैं, सॉरी, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। सारे फ्लोरीन क्लोरीन इनको क्या कहते हैं, हैलोजेंस। और अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करे तो क्या कहलाते हैं, हैलाइड। जैसे क्लोरीन है हैलोजन,
रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हैलाइड यानी कि क्लोराइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आईडीई। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। फर्स्ट पॉइंट तो पता है, हाईली रिएक्टिव। सेकंड वन, रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। ओके। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता डिक्रीज होती जाती है और रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो भी डिक्रीज होती जाती है। और मतलब नीचे के जो एलिमेंट है ना, सिंपल भाषा में कहो तो नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल है वो ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव तो होंगे नहीं, और जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे और जो स्टेबल होंगे वो रिएक्शन करना नहीं पसंद करेंगे, कंपाउंड उतना बनाना पसंद नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन करना है कि हैलोजन फैमिली यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोजन से, फिर वाटर से, ऑक्सीजन से, मेटल से या किसी दूसरे हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। हैलोजन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड, ऑब्वियसली। एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी एफिनिटी मतलब चाहत। इंग्लिश तुम्हें आती है तो ये वर्ड पता होगा, एफिनिटी। गूगल भी कर लेना। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज की चाहत, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो चाहत है, एलिमेंट्स की जो हाइड्रोजन को लेकर के चाहत है, नीचे जाते जाते क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, रिएक्ट करा, रिएक्ट करा, मतलब सेपरेटली ऑब्वियसली, तो जो भी कंपाउंड बना, यानी कि F का H के साथ बना तो HF देख सकते हो, H का HCl के साथ तो HCl, और ये H का Br के साथ तो HBr, H का आयोडीन के साथ तो HI। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यानी कि कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना मतलब स्टेबल है, कितना कम रिएक्टिव है। सो एच एफ क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, एरो देख सकते हो इंक्रीजिंग वाला है। उससे कम स्टेबल एच सी एल है, उससे भी कम स्टेबल एच बी आर है, उससे भी कम स्टेबल एच आई है। ये ऑर्डर आता है एग्जाम में कुछ इस तरीके से, तुम्हें दे देगा एच एफ, तुम्हें दे देगा एच सी एल, तुम्हें दे देगा ये एच बी आर, एच आई वगैरह वगैरह, और बोलेगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसे अरेंज करो। अभी तुम, अगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों, वाई इज इट सो, लाइक एच एफ का जो स्टेबिलिटी है वो एच सी एल के कंपैरिजन में ज्यादा है, दैट्स बिकॉज अगर एक ये लिया मैंने छोटा और एक ले लिया मैंने इतना बड़ा, ये है हाइड्रोजन तो ये है ब्रोमीन, क्या बॉन्डिंग अच्छे से होगी? चलो कंपेयर करके देखते हैं। ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। अब जरा बताओ, अगर ये पूरा एकदम नेटवर्क के फॉर्म में होगा तो अच्छे तरीके से बॉन्डिंग कौन कर पाएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि छोटे छोटे हैं, ज्यादा अच्छे से मतलब कंप्रेस हो पाएंगे, कंजस्टेड होंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए एच और एफ की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग है मीन्स ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर जो है वो, यानी कि एच बी आर, एच आई, ये सब के कंपैरिजन। समझ रहा है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देख लिया, हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड बना, ऑब्वियसली। वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, फ्लो स्पेसिफिक रिएक्शन, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन। वाह, यानी कि वो जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था H2S का मैंने लिया था, देखो वैसे ही यहाँ पर हमें क्या ले रहा हूँ, H2O का ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जस्ट जो O S के जगह पर है, अब क्योंकि F ज्यादा रिएक्टिव है तो O को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, O को अलग कर देगा, और फ्लोरीन H के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, यानी कि H2O को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। वाटर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन। F2 लिया, H2O लिया, रिएक्ट करा। ये प्लस माइनस वाला नोटेशन तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए, ट्राई करना कि तुम्हें खुद से समझ में आए। ये पीडीएफ में नीचे अटैच कर दूंगा। पीडीएफ का लिंक गूगल ड्राइव में। लिखते टाइम समझने की कोशिश करना है कि ये 4H प्लस 4F माइनस का क्या मीनिंग निकल रहा है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म corresponding हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड्स, ठीक है। यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म corresponding हाइड्रोहेलिक एंड हाइड्रोफैलस एसिड्स, यानी कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, हाइड्रोहेलिक। और अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, हाइपोफैलस।
रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस. व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस? यानी कि सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं, स्पॉन्टेनियस इज कि अगर किसी चीज को करने की हमें मतलब ऑटोमेटिकली वो हो जाए, यानी कि कोई चीज हमें अगर करनी है तो उसे बस ऐसा शुरू कर देना, और उसके आगे का काम वो अगर वो खुद से ही ऑटोमेटिक चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस. और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब उसे अपने को करते रहने के लिए, मतलब वो चीज प्रोसेस जो भी है वो चलती जाए, उस वजह से हमें लगातार जो है वो काम करता रहना पड़े. अगर हमने काम रोक दिया, मतलब मेहनत रोक दी, तो काम भी रुक जाएगा. तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगा, ये खाई है, यहाँ से झरना बह रहा है, तो झरना ऊपर से नीचे जाने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पानी को वहां तक ले आना, उसके बाद से झरना ऑटोमेटिकली गिरना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली होने वाला. और अगर इसी को नीचे का जो पानी है उसको उठा करके मुझे वापस से ऊपर लेकर के जाना होता, तो ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. यानी कि बीच रास्ते में कहीं पर भी पानी का बाल्टी छोड़ दोगे तो वो गिर जाएगा. ठीक है. और ये फैक्ट है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें जो भी चीजें होती है ना अपने मतलब मर्जी के हिसाब से, दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस. है ना? सब कुछ मतलब जो होने लायक है वही होगा ना. जिस चीज में मेहनत लगे रहेगी बार 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 बार, वो ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? यानी कि लकड़ी सड़ सकती है वक्त के साथ, लेकिन लकड़ी ऑटोमेटिकली फ्रेश नहीं हो सकती. ठीक है, तो लकड़ी का सड़ना स्पॉन्टेनियस, बट लकड़ी का उसको अच्छे से वापस से ठीक कर देना, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस. यानी कि आयोडीन और वाटर को रिएक्ट करेंगे तो हमें उसको रिएक्ट करते रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल उसको अच्छे से हमें स्टिर करता रहना पड़ेगा, या हीट देती रहनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो रिएक्शन तब तक चलेगी. जैसे हीट बंद किया, या स्टीरिंग कहते हैं ना, मतलब चम्मच डाल करके स्टीरिंग करना, वैसे वो भी बंद कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. दैट्स इट. ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं, नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे थे हम. अब ये कुछ फैक्ट्स हैं. OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. ऑक्सीजन फ्लोराइड्स OF2, इससे पहले जिस चीज की मैं बात कर रहा था, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन. ये फैक्ट है, याद रखना है. नो अदर ऑप्शन. आ सकता है एग्जाम में. हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. चीजों को ऑक्सीडाइज करना को अपन क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं. ये भी शायद मैंने बताया था पिछले के कुछ वीडियोस में, कि कोई अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है तो उस चीज फैक्ट फेनोमेनन को अपन क्या कहते हैं? ब्लीचिंग. यानी कि हैलोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में अगर वो किसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो क्या है? एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. यही फैक्ट अपन ने ऊपर भी डिस्कशन कर लिया है. ये भी फैक्ट याद रखना है कि ClO2 है, उसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है. लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स, यानी कि कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ हैलोजन के जो बॉन्डिंग्स है, यानी कि हैलोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कर लो या किसी और से कर लो, लेकिन जो हैलोजन के कंपाउंड्स है ऑक्साइड्स वाले, वो क्या होते हैं? सबसे कम स्टेबल होते हैं उन बाकी सबके कंपैरिजन. अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड्स देखे थे, और अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हैलोजन ऑक्साइड्स. तो हैलोजन ऑक्साइड्स क्या है? लीस्ट स्टेबल है, कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू हैलोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स. इनसॉल्युबल सॉलिड्स की बात करते हैं. इनसॉल्युबल क्या होता है? I2O5. यानी कि अगर हैलोजेंस, ये सिर्फ जनरल फैक्ट्स हैं, देयर इज नो लॉजिक हियर. लॉजिक में अपने को जाने की जरूरत भी नहीं है, बस सिर्फ फैक्ट्स है जिसे याद रखना है. पता नहीं क्यों ऐसे सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट खैर एनीवेज क्या करना, मजबूरी है पढ़ना. हैलोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो हैलोजन ऑक्साइड्स बना है वो जनरली क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते. एग्जाम्पल के लिए I2O5 क्या है? एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट क्या है? इनसॉल्युबल है. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हैलोजेंस, यानी कि आयोडीन का कोई ऑक्साइड है, क्लोरीन का कोई ऑक्साइड है, और ब्रोमीन का अगर कोई ऑक्साइड है, तो आयोडीन का जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरीन का जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ब्रोमीन का जो ऑक्साइड है वो उससे क्या कहते हैं? कम स्टेबल होगा. सॉरी, आई मीन आयोडीन का ज्यादा है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है, और ब्रोमीन का किससे ज्यादा होगा? फ्लोरीन से ज्यादा होगा. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, फ्लोरीन का ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल, क्लोरीन के ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल चार दे रखे, ब्रोमीन का 3 एग्जाम्पल, आयोडीन का 3 एग्जाम्पल दे रखा। हेलोजन का मेटल्स के साथ रिएक्शन अपन देखने जा रहे हैं। यही जो है वही थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद जो नोबल गैसेस वाला है वो थोड़ा सा छोटा है। 1 मिनट मुझे देना, लेट मी पॉज द वीडियो टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, बिकॉज यहाँ पे वीडियो एंड करना सही नहीं होगा, तो वीडियो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। सो वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेट्स कंटिन्यू। अपन देख रहे थे हैलोजन रिएक्शन विद मेटल्स, फॉर्म मेटल हैलाइड्स। ऑब्वियसली हैलोजन के साथ अगर कोई भी चीज रिएक्ट करेगी तो हैलोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड्स में। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स, आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर का अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता है, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है। एक मतलब अगर तुम 11th में पढ़ते तो एक आता है फाजान्स रूल करके, जो कि क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोवेलेंट की बात करता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे कार्बन मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, दूसरा कार्बन मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है बट थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, ट्रांसफरिंग भी हो रही है। इस फैक्ट को तुम डिनाई नहीं कर सकते। यानी कि भले ही यहाँ पर दिख रहा हो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत एक दूसरे में क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर भी हो रहा होता है। यानी कि इसमें कोवेलेंट भले ही ज्यादा हो लेकिन थोड़ा सा आयोनिक भी है। लेकिन इसी की जगह पे मैं NaCl की बात करता हूँ, जो कि क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड है। यानी कि इसमें बहुत स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, बट स्टिल इनके केस में भी ये जस्ट एक फैक्ट है। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके उतने छोटे स्केल पर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन की भले ही ट्रांसफर हो रही हो क्लियरली, बट थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग भी होती है। तो इसका भले ही आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर भी थोड़ा सा होता है। ये 99% में से एटलीस्ट 1% तो उसमें होता ही है। 99% आयोनिक है तो 1% कोवेलेंट होगा, 99% कोवेलेंट है तो 1% आयोनिक होगा। ठीक है। 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तो गाली गलौज हो रही है, MF आया है। खैर एनीवेज, MF यानी कि M मतलब मेटल, F मतलब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, M मेटल Cl के साथ रिएक्शन, M मेटल Br के साथ रिएक्शन, M मेटल आयोडीन के साथ रिएक्शन। तो मेटल फ्लोराइड, M जो मेटल है, फ्लोरीन हैलाइड हो गया तो फ्लोराइड हो गया, मेटल M क्लोरीन तो क्लोराइड हो गया। तो मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड। ठीक है। तो मेटल फ्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू MCl। उससे भी कम देखने को मिलेगी MBr में, उससे भी कम देखने को मिलेगी Mi में। बस इस ट्रेंड को याद रखना है, इस पैटर्न ऑर्डर को याद रखना है कि ये जो कंपाउंड्स है, मेटल हैलाइड्स है, उनका आयोनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर MF, उससे कम MCl, उससे कम MBr, उससे कम Mi। आई होप आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, और क्यों MF का ज्यादा है, MCl का कम है, MBr का कम है, Mi का उससे भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग MF में ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए आयनिक कैरेक्टर MF का ज्यादा है। MCl में उससे कम देखने को मिलेगी, MF से कम देखने को मिलेगी, बट MBr से ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। MBr में Mi के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, और Mi का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो देखने को हमें मिलेगी वो सबसे कम मिलेगी, इसलिए सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होता है, Mi का होता है। SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। ये NCERT की लाइंस है। बात ये है ना, बोर्ड है ऑब्वियसली NCERT पर बेस्ड है, तो NCERT की ना कोई भी लाइन को क्वेश्चन बना करके वो पूछ सकता है। तो इसलिए जस्ट एक NCERT की फैक्ट है जो NCERT में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है, क्या कि NSnCl4
इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक एग्जांपल है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डी डी ब्लॉक के बारे में जब अपन स्टडी करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपन ने डिस्कशन करा था। तो जैसे आप देख सकते हो Sn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना है, +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट SnCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पर ही कितना हो गया, +2 सर, +2 हो गया। ठीक है, ये जो डायग्राम्स है ये कैसे बनते हैं ये भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, VSPR थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन का ही हैलोजन के साथ रिएक्शन, फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन मतलब स्कूल के अंदर ही अगर कोई कंपटीशन होता है तो उसे क्या कहते थे, याद होगा, इंटर स्कूल कंपटीशन। वैसे ही हैलोजन का हैलोजन के साथ ही रिएक्शन हो तो उस कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं, मानकर चलो एक्स मैंने एक हैलोजन नाम दे दिया जो कि एक लार्ज साइज हैलोजन है, और मैंने एक और हैलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स डैश ले लिया जो कि स्मॉल साइज हैलोजन। तो किस किस टाइप के हैलोजन वाले हमें कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7, ऐसे ऐसे टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक्स एक्स डैश जो 7 वाले कंपाउंड्स है कौन दिखाने को मिलेगा, देखो यहाँ पे 7, यानी कि समझ सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन का कुछ लेना देना चल रहा है। अब 7 इलेक्ट्रॉन का लेना देना फ्लोरीन तो कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना छोटा है, और ना ही इसके पास क्या है, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल है। बट यही अपन बात करते हैं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कर सकता है, यानी कि यहाँ पे मैंने ले लिया Br और यहाँ पे मैंने ले लिया F7, तो इस तरीके का कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। भले ही ये बहुत कम स्टेबल हो बट एग्जिस्ट करता है। यानी कि ब्रोमीन ने क्या करा है, हर एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 फ्लोरीन को उसने क्या किया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया है, सारे फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, उसी की जगह पर अगर ब्रोमीन की ही बात कर ले तो कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है ब्रोमीन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो लेने की क्षमता होती है वो क्या होती है, नीचे जाते जाते डिक्रीज होती है। वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी क्या होती है उनकी, बढ़ने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन देने की भी उनमें कैपेबिलिटी आने लग जाती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की, जिसमें से एक है क्लोरीन। हमारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस इसमें बहुत यूज होता है, इसलिए क्लोरीन के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर पता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल्स ये भी पता है, तो ठीक है। स्टरलाइजिंग कॉटन और टेक्सटाइल्स वगैरह को ब्लीच करने में क्लोरीन का भी इस्तेमाल होता है। पेपर बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, जो खराब क्वालिटी के पेपर होता है उस पर क्लोरीन यूज किया जाता है। इसलिए क्लासमेट्स के अगर नोटबुक में देखोगे ना तो पीछे लिखा रहता है क्लोरीन फ्री पेपर। और ये थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक भी होता है क्लोरीन, और इसका जो गैस है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसी गैस का भी इस्तेमाल करा गया था, ज्यूस को ऐसा गैस चेंबर्स में भेजने के लिए क्लोरीन गैस का भी एक बार इस्तेमाल करा गया था। ब्लीचिंग वुड पल्प फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, यानी कि वुड जो होता है उसमें से जो व्हाइट कलर का गम निकालते हैं उसका पेपर और रेयन में कन्वर्ट करने के लिए उसको ब्लीचिंग से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, मतलब सॉरी क्लोरीन से उसे ट्रीट करते हैं, उस प्रोसेस को ब्लीचिंग कहते हैं। तब जाके पेपर और रेयन बनता है, किसकी मदद से, वुड की पल्प की मदद से। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स ओके, प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस ओके, मैंने बताया। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, जैसा मैंने बताया कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपने जो नेचर में ऐसे फ्रीली नहीं मिलता, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज के साथ अपने ओर के फॉर्म में मिलता है। तो गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी क्लोरीन का हेल्प किया जाता है। यानी कि मानकर चलो गोल्ड है, वो किसी के साथ मतलब इम्प्योरिटी में के साथ प्रेजेंट है, मानकर चलो कोई भी कंपाउंड हो गया, आयरन हो गया उसके साथ। वैसे तो गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, बट स्टिल नेचर में प्रेजेंट है तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं। उसी को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा। क्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जितना भी हिस्सा होगा जो गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा, गोल्ड तो चाहता भी नहीं कि रिएक्ट करे, बट क्लोरीन बहुत चाहता है कि वो रिएक्ट करे। तो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जो गोल्ड के साथ अटैच है वो क्लोरीन के साथ फिर जाकर के अटैच हो जाएगा, और गोल्ड हमारा सेपरेट हो जाएगा और हमें मिलेगा गोल्ड। और यही सेम केस पीटी यानी कि प्लैटिनम के केस में भी एप्लीकेबल होता है। बात करते हैं क्लोरीन, कौन डिस्कवर किया था, शीली स्कीली जो भी है साइंटिस्ट का नाम, उसने डिस्कवर किया था। एक जनरल रिएक्शन देख सकते हैं हम क्लोरीन का, कि MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को अपन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लोरीन का नाम पड़ा क्लोरोस, जो कि
जिसका ग्रीक या लैटिन मीनिंग होता है क्या, ग्रीनिश येलो। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, दीज फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्लोरीन को प्रिपेयर कैसे करा जाता है, हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही रिएक्शन जो अपन ने ऊपर की तरफ देखी। MnO2 को HCl के साथ ट्रीट करो तो MnCl2 मिलेगा, और Cl2 हमें गैस के फॉर्म में मिल जाएगा, और साथ में पानी भी मिलेगा। एक और टाइप का रिएक्शन तुम देख सकते हो, अगर इसके साथ भी रिएक्ट करो MnO2 को, तो यहाँ पे Cl2 हमें क्या मिल रहा है, गैस के फॉर्म में। एक और मेथड है एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम के पर मैंगनीट MnO4, ठीक है। MnO4 का नाम क्या है, पर मैंगनीट। पोटेशियम पर मैंगनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, Cl2 गैस मिल रहा है। क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रेपरेशन तो देख लिया। ग्रीनिश येलो कलर की होती है, मतलब गैस कहीं से रिलीज हो रही है तो ग्रीनिश येलो होता है। पंजेंट ओडर, स्मेल बहुत खराब होती है। कैन बी लिक्विफाइड इजीली, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि क्लोरीन वाटर में सॉल्युबल होता है, क्लोरीन का पाउडर डालते हैं, देखा ही होगा। रिएक्ट्स विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोराइड्स, फ्लोरीन किसी के साथ रिएक्ट करे तो फ्लोराइड, क्लोरीन करे तो क्लोराइड। देख सकते हो यहाँ पे सैंपल रिएक्शंस दे रखे हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट ये जो रिएक्शंस है वो। यहाँ पे भी वही कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ एग्जांपल दे रखे। क्लोरीन की और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, ऑब्वियसली। Cl क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसमें क्या ले लेगा, अपने आप से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी ये एलिमेंट था, कंपाउंड था, एटम था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा था, उससे हाइड्रोजन छीन लेगा, यानी कि उसका हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी कि उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके ऑब्वियसली क्या बनाता है, HCl बनाता है, एज यू कैन सी। सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था H2S और F का दिया था, यहाँ पे H2S और Cl2 का दे रखा है। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर क्लोरीन को अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, NH4 इज अमोनियम, ठीक है, विथ एक्सेस अमोनिया। आई एम सॉरी इफ मेरा आवाज थोड़ा मतलब ज्यादा डक जैसा आ रहा है, बिकॉज मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। विथ एक्सेस अमोनिया क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी एक्सेस का मीनिंग क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, यानी कि मतलब कंजूसी नहीं, जरूरत से ज्यादा ही डाल दो ताकि जितना रिएक्ट करना होगा उतना रिएक्ट कर लेगा। यानी कि अमोनिया मैंने लिया अच्छे खासे अमाउंट में, और उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो हमें नाइट्रोजन गैस रिजल्ट में मिलेगी। अगर एक्सेस क्लोरीन, ज्यादा क्लोरीन लिया, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि एक एक्सप्लोजिव की तरह भी यूज किया जाता है, NH3 जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सॉरी 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 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यानी कि अमोनिया का क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करो, इस केस में अगर अमोनिया एक्सेस में रखा है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में रखा है तो NCl3, जो कि क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि एक एक्सप्लोजिव की तरह यूज किया जाता है, वो बनेगा, अलोंग साइड गिविंग दी HCl एसिड। और बात करते हैं क्लोरीन के प्रॉपर्टीज की। रिएक्शन विद एल्कलीज, क्लोरीन का रिएक्शन अल्कली मेटल्स के साथ करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा, वाटर निकलेगा। विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइज, क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, नॉट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, ये जो भी रिएक्शंस है उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, इन फैक्ट को तुम्हें लिखना है और याद करना है। बात करते हैं विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि कोल्ड और डाइल्यूट अगर एल्कलीज लेते हैं और उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज एल्कलीज, जो मेटल्स है अपने एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के में कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाले को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पहले वाले ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, जैसे आप देख सकते हो Na का एग्जांपल दे रखा है, तो कोल्ड और डाइल्यूटेड एल्कलाइज है, NaOH, NaOH। पहली बात ये फैक्ट जानो, एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है उसे अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है। अल्कली वर्ड का सबसे पहले मीनिंग समझो, अल्कली का मीनिंग होता है बेस, अल्कलाइन, अल्कलाई तुमने सुना ही होगा 10th में। अल्कलाई का मीनिंग होता है क्या, बेस। अल्कलाइन का भी मीनिंग क्या होता है, बेस, यानी कि जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है अगर उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में लेकर के जाते हैं, यानी कि पानी में उसे डिसॉल्व करते हैं, तो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक
वीक या स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH की मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो NaOH जो कि क्या है, एक अल्कली है, अल्कलाई है। लेकिन यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH लेंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा। और ये जो बीच में देख रहे हो इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl2, NaOCl आई मीन। तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोक्लोराइड। सोडियम है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसी के जगह पर पोटेशियम होता तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कलाइज, यानी कि अगर मैंने NaOH लिया, कॉन्सेंट्रेटेड लिया, साथ ही साथ गर्म भी लिया, तब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो NaCl बनेगा और क्लोरेट बनेगा, सोडियम क्लोरेट। ClO3 को क्या कहा जाता है, क्लोरेट। OCl को क्या कहा जाता है, हाइपोक्लोरेट, ठीक है। और वाटर निकलेगा, दैट्स इट। सॉफ्ट है, डाइल्यूटेड है, कोल्ड है और डाइल्यूटेड है तो क्या बनेगा, हाइपोक्लोराइड। और स्ट्रॉन्ग और हॉट है, कंसंट्रेटेड और हॉट है तो क्लोरेट बनेगा। विद ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH2, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, एक मिनट मुझे कॉल आया। वी विल कंटिन्यू। CaOH2 जो है उससे अपन क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, कॉमन लैंग्वेज में स्लेक्ट लाइम कहते हैं। हेलो। ओके, एज यू कैन सी, ब्लीचिंग पाउडर जो अपन वॉशिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो स्लेक्ट लाइम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, CaOH2 होल ट्वाइस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, CaOCl होल ट्वाइस, देख रहे हो यहाँ पे OCl हाइपोक्लोराइड याद करो तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCl2 और H2। आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने देखी रिएक्शंस क्लोरीन की। और भी प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस ही देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन होते हैं, वैसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे अपन ने CH4, C2H6 वगैरह जैसे कंपाउंड्स जो अपन ने 10 तक पढ़े, वही कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स। कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सैचुरेटेड का क्या मीनिंग होता है, अल्केन जो है ना उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और अल्कीन या जो अल्काइन वाले हैं उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर अल्केन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यानी कि सब्स्टिट्यूशन करके एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना कि चीज क्या हो जाएगी ना, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यानी कि CH4 को Cl के साथ रिएक्ट करा तो एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl आ गया, और जो निकला हुआ हाइड्रोजन है वो Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है। देख रहे हो, CH4 में से CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl आ गया, और जो निकला हुआ हाइड्रोजन है वो Cl के साथ बॉन्ड कर गया। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता हूँ क्लोरीन की, तो इट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐड ही हो जाता है सीधा उसमें। ऐसे एक हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। इस चीज के बारे में डिटेल में अपन केमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन में एडिशन ही हो जाता है सीधा, क्लोरीन C2H4, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि क्या है, एक अल्काइन अल्कीन है, सॉरी अल्कीन है। तो हमें क्या मिल रहा है, एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लोरीन के साथ सिंपली वो ऐड हो रहा है। और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। पी ब्लॉक ना, तो पूरे 12th का एंटायर, फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, सबसे बड़ा चैप्टर इज योर पी ब्लॉक। एंटायर सबसे बड़ा चैप्टर। नॉट जस्ट दैट, 11th में तो इसका एक अलग सा सेपरेट पार्ट है, वो भी है साथ ही साथ। एक तो 12th का हो गया 3 ग्रुप्स, वो अलग। 11th में 2 ग्रुप है, वो भी अलग, वो भी इतने बड़े बड़े। क्या रहेंगे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, देखा है कि क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन करता है, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग loses its yellow color due to the formation of HCl and HOCl। क्लोरीन को H2O के साथ रिएक्ट करो तो HCl फॉर्म होगा, और जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट होगा, दैट्स इट। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है।
ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कैल्शियम है ना वो भी एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्लीचिंग का वर्ड जब भी आ रहा है इट मीन्स ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कहा किसने सबसे पहले प्रिपेयर किया था? ग्लोबर इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl कॉमन सॉल्ट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा था, हीट करा था, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा था, तो हमें क्या मिला था? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये देख सकते हो, जो इसका ग्लोबर वाला मेथड है वो जो इसने अपनाया था, या फिर NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर SO4 है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स एक्चुअली सोडियम बायसल्फेट, यानी कि SO4 है, इसे क्या कहते हैं? सल्फेट। अगर हाइड्रोजन है तो इसे क्या कहेंगे? बायसल्फेट। क्या कहेंगे? बायसल्फेट। और अगर सिर्फ SO4 है तो इसे क्या कहेंगे? सल्फेट, दैट्स इट। कार्बोनेट तो अलग हो गया, CO3 हो गया कार्बोनेट। तो सोडियम बायोसल्फेट को NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 बनेगा, और HCl, दैट इज नथिंग, Na2SO4 इज योर सोडियम सल्फेट, और H है तो बायोसल्फेट। ठीक है, रिएक्शन भी क्लियर हुआ होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है वो एसिड, पंजेंट ओडर होती है, नाक जलेगी, इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। गैस, अगर HCl गैस है, गैस के फॉर्म में तो अपन ने जनरली देखा नहीं है HCl को, तो अगर HCl गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको अपन लिक्विड इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं कलरलेस लिक्विड में। फ्रीजेस, फ्रीजेस टू व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि लिक्विड को भी अगर सॉलिड करने गए तो व्हाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, बहुत अच्छे से घुलता है। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, यानी कि HCl H2O में जब जाएगा तो HCl का H प्लस और Cl माइनस के बॉन्ड में ब्रेकिंग होगा, जैसा अपन देखते हैं ना Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेकिंग होता है, सेम वे में H प्लस Cl माइनस में ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, यानी बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है। एंथैल्पी यानी एनर्जी, यानी कि बॉन्ड टूटने पर क्या निकलती है? एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। ये जो Ka इक्वल्स टू 10⁻⁷ जो तुम देख रहे हो ना, दैट इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी कि तुमने सुना ही होगा कि वाटर में अगर एसिड डालते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इतना कि जो बीकर है वही टूट जाए। तो HCl के केस में बहुत ज्यादा होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स इट। यानी कि HCl जो है उसे अपन अब तक हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे थे, जिसे अपन गैस मान रहे थे, लेकिन अगर इसी को अगर हमने H2O में डिसॉल्व करा तभी इसे क्या कह देंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का रिएक्शन अमोनिया के साथ देखते हैं, एज यू कैन सी NH4Cl रिएक्ट करेगा गैस के फॉर्म में, फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स का क्या मीनिंग होता है? धुएं जैसा पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? फ्यूम्स। ग्रीन कलर का धुआं निकले तो ग्रीन फ्यूम, समझ रहे हो? और ये फ्यूम का मीनिंग ही समझ जाओ कि वो पॉइजनस है, अपने हेल्थ के लिए क्या है? हजार्डस। यानी कि NH3 के साथ अगर HCl रिएक्ट करता है तो NH4Cl देगा। ये भी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है NH4Cl। डिकम्पोजेस साल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स, यानी कि ये मैंने एक सॉल्ट ले लिया और ये मैंने एक एसिड ले लिया, इसको मैं अगर रिएक्ट करूंगा तो हम लोग को एक क्या कहते हैं? सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 निकलेगा, दैट्स इट। एक मिनट, ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है, H आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2SO3। ये रिएक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेन चीजें है ना वो है प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन, ये सब चीजों पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। HCl की प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक्वा रेजिया, मिक्सचर ऑफ HCl, अपन ने देखा था HCl को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन 1:3 के प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्वा रेजिया मिलेगा, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि गोल्ड और सिल्वर भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, यानी कि अगर 3 कप HCl ले रहे हो तो
1 कप HNO3 लो और उसे मिक्स करो, तो लो बन गया तुम्हारा क्या, एक्वा रेजिया का एक सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी यूजेस क्या क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए, NH4Cl के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, जो मेडिसिन में ग्लूकोज के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए, लेबोरेटरी रीजेंट, लैब में अपन यूज करते हैं उसके लिए भी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड्स, मैंने बता रखा है, ऑक्सीजन वाले जो एसिड्स होते हैं, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड्स। तो हैलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या किसी और भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, अगर एसिड्स बनाएगा तो कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाएगा उसको देखते हैं। यानी हैलोजन, हैलोजन जिसे अपन एक्स से डिनोट करते हैं, वो किसी ऑक्सो एसिड्स के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करे या ना भी करे, तो जो एसिड्स बनाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, पूरा टेबल दे रखा है, ये टेबल आने के चांसेस हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ये सब इन सब के नेमिंग है। OCl देखो, OCl हाइपोक्लोरस एसिड, OClO क्लोरस एसिड, OClO2 क्लोरिक एसिड, OClO3 पर क्लोरिक एसिड, ये सब नेम्स है, इतना सब कुछ तुम्हें याद रखना है। HOBr हाइपोब्रोमस, ब्रोमिक, पर ब्रोमिक। टेबल आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, और बोर्ड्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि इतने डिफिकल्ट चीजें तुम्हें पूछी जाएंगी, बिकॉज ये स्पेसिफिकली रट्टा मारने वाली चीज है ना, रट्टा मारने वाली चीज आने के कम ही चांसेस है, बिकॉज होता ही है ना, स्पेसिफिक चैप्टर का एक स्पेसिफिक वेटेज होता है। मानकर चलो ये जो P ब्लॉक है उसका 5 से 6 मार्क का अगर वेटेज होगा, तो उससे ज्यादा का तो नहीं पूछ लेगा ना। अभी ये 5-6 मार्क वाले जो क्वेश्चन होंगे, वो वाले क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगे, प्रायोरिटी वाइज मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछेंगे जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और कैसे क्वेश्चंस की प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे, मतलब अपनी इंप्रूविंग एजुकेशन में एग्जामिनर क्या चाहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को मैं लाऊं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज का यूज है उसका, ऐसा ना कि सिर्फ ऐसा ये टेबल एक बना दिया और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह डाल दिया। रट्टाफिकेशन वाली स्टडी के क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस होते हैं, स्पेशली CBSE बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये टेबल आने के कम चांसेस है, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं, हैलोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर, सेम चीज अपन ने एक्सप्लेन कर रखी है। एक्स लार्ज साइज वाला हैलोजन, एक्स डैश स्मॉल साइज वाला, तो कुछ इस तरीके के अपने कंपाउंड बन सकते हैं। ये X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X डैश, इस बात को अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही तो नहीं समझो, वक्त अपने पास उतना नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा अपन ने देखा था BrF7, BR यानी कि X के जगह पर क्या है BR, और X डैश की जगह पर क्या है F। BR इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन F, BR इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि BR इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता F के कंपैरिजन में BR के पास क्या है, ज्यादा है। तो वही फैक्ट यहाँ पर लिखा गया है कि X डैश या X डैश 3 ले लो या X डैश 5 ले लो, तो यहाँ पे जो सिंपल वाला X है वो क्या है, ये X डैश के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या मैं कह सकता हूँ क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों को इक्वल वॉल्यूम में लिया तो मिल जाएगा इंटर हैलोजन। क्लोरीन फ्लोरीन को ज्यादा कंपाउंड में लिया, अमाउंट में लिया, तो ClF3 मिलेगा। I2 और Cl2 को बराबर अमाउंट में लिया तो 2ICl मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल सिंपल से रिएक्शन है। रिएक्शन तुम्हें लिखना है, रिएक्शन लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, आ सकता है क्वेश्चन का, और जितना रिएक्शन लिखोगे ना तुम, उतना ही ज्यादा रिएक्शन को कैसे कराया जाता है उससे उतना ही ज्यादा यूज टू होगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मतलब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन लिखा है, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज। क्या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ऑब्वियसली कि अगर मैं सोडियम का सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दोनों एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो भाई ले कौन दे कौन, दोनों ही देना चाहते हैं। और फ्लोरीन फ्लोरीन की मैं बात करूं तो ले कौन दे कौन, दोनों ही लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस के बीच में क्या होता है, शेयरिंग होता है, जैसे कार्बन कार्बन में अपन ने देखा था।
तो ऐसे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, शेयरिंग पर विश्वास रखते हैं। डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक का क्या मीनिंग होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या खासियत होती है अगर कोई चीज डायामैग्नेटिक है, तो इससे मैं क्या चीज को समझू कि हाँ वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, वगैरह वगैरह, ये सब अपन फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। सॉलिड्स लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्शन CIF इज अ, CLF इज अ गैस, ठीक है। जनरली सॉलिड और लिक्विड में ही सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट CLF इज अ गैस। देख सकते हो प्रिपरेशन और उसके नाम सब, CLF कलरलेस गैस, स्ट्रक्चर के बारे में ये एनसीईआरटी का टेबल होगा आई गेस। एनसीईआरटी में टेबल मेंशन्ड है नहीं, नहीं भी मेंशन्ड है तो तुम्हें ये सारा टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टिल एक बार इसे रीड कर लेना कि कैसे कैसे कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है ना कि अगर मैं कोई अजीबो गरीब सा मैं तुम्हें कंपाउंड को कोई नाम मतलब लिख करके दिखा दूंगा फॉर्मूला, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बट तुम ये सब देखोगे ना तो तुम्हारा जो ब्रेन है ना इसी कॉम्प्लेक्स चीजों से क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, और तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीजों को भी मतलब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 46 आउट ऑफ 69 अपन ने इतने स्लाइड्स अब तक कवर कर लिए। स्टिल वी विल कंटिन्यू। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की यूजेस, वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का मीनिंग, एक्वस सॉल्वेंट यानी कि जब किसी चीज में वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, वाटर का हेल्प किया जा रहा हो किसी चीज को उसमें डिसॉल्व करने के लिए। बट इंटर हैलोजन कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में है उनका भी यूज किया जा सकता है वाटर की जगह पर, ठीक है। थोड़ा रीड करना इस बात को, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की। यहाँ पे हमारा कौन सा, हैलोजन, यहाँ तक हमारा हैलोजन वाला जो ग्रुप है वो खत्म होता है। अब अपन बात करें नोबल गैसेस की। सिंपल है, छोटा सा, ज्यादा नहीं है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिसे अपन नोबल गैसेस भी कहते हैं या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं। व्हाई इज इट सो, बिकॉज इनका जो लास्ट वाला शेल होता है इनमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। एक मिनट, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो ना लेना चाहते ना देना चाहते, जैसे भी है वैसे के वैसे खुश है, अच्छे है। बस एक एक्सेप्शन है कि सिर्फ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है एंडिंग में। एग्जिस्ट एज गैसेस सारे के सारे जो भी हैं, इसलिए नोबल गैसेस ही नाम दिया है। केमिकली अनरिएक्टिव, नोबल गैसेस फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इन क्या कहते हैं इन कंपैरिजन टू एवरी नोबल गैसेस, एक्सी जेनॉन इज दैट एलिमेंट या एटम जो कि थोड़े अच्छे खासे कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि अपन आगे देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। ऑकरेंस कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, हीलियम की ऑकरेंस की बात करते हैं। मेन कमर्शियल सोर्स इज नेचुरल गैस, जो जमीन से गैस निकलती है, दैट इज योर नथिंग बट नेचुरल गैस, तो हीलियम वहां से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी ये पूरी चीज की बात करते हैं। हीलियम तो पहली बात तो सिर्फ हीलियम ही एक ऐसा है जो कि नेचुरल गैस से मिलता है, लेकिन फिर बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब एटमॉस्फेयर में भी मिल जाते हैं हमें, लेकिन बहुत कम अमाउंट। अब आरएन, रेडॉन की बात करते हैं। ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, होता ये है ना अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, यानी कि मैं अगर ये एटम्स और न्यूक्लियाई का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुम देखोगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो एनर्जी कैसे बनाते हैं। ये मैंने ले लिया यूरेनियम, ये मैंने लिया यूरेनियम, एक लिया मैंने न्यूट्रॉन, और एक यूरेनियम के एटम पर मैंने न्यूट्रॉन को ले दे मारा उसके न्यूक्लियस पर। अब यूरेनियम का न्यूक्लियस, क्योंकि ऑलरेडी यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, बहुत ही अनस्टेबल है। अब उसके जो न्यूक्लियस पर जब हमने हमला किया किसी न्यूट्रॉन से, तो वो बिखर गया, जो अपना क्या कहते हैं न्यूक्लियस है यूरेनियम का। अब उस यूरेनियम से भी, न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन निकलेगा बहुत हाई स्पीड में, आगे वाले यूरेनियम के एटम से टकराएगा 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 टकराएगा, और ऐसे एक चेन रिएक्शन बनेगी। चेन रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन आगे वाले के रिएक्शन को, आगे वाले के रिएक्शन को, ऐसा रिएक्शन का एक चेन बन रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, चेन रिएक्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, अब यूरेनियम ऑब्वियसली टूट के बिखर चुका है, यानी कि ये था यूरेनियम, ये था न्यूट्रॉन, ले पड़ा, एक बड़े में कन्वर्ट हो गया और एक छोटे में कन्वर्ट हो गया मान करके चलो। तो ऐसे में यूरेनियम का क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, यूरेनियम के क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। इसी वर्ड को अपन टेक्निकली क्या कहते हैं, डीके।
तो ये जो बड़ा वाला टुकड़ा बचा है ना, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, जो अपन एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह में बात करते हैं, जो अपने तारापुर वगैरह में अगर यूरेनियम लेते हैं, तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचता है यूरेनियम के टूटने के बाद, उसमें से एक प्रोडक्ट होता है थोरियम, और एक होता है क्या, Kr यानी कि क्रिप्टन, ठीक है। ये अपने को देखने को मिलता है। तो वैसे ही अगर रेडियम भी, जो कि क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मानकर चलो हमने ये तो रेडन है, Rn क्या है, रेडन है, Rd मैंने लिया जो कि क्या है, रेडियम, उसको मैंने न्यूट्रॉन से ले दे मारा, तो जो दो टुकड़े बनेंगे उसमें से एक टुकड़ा किसका होगा, Rn का होगा, रेडॉन का होगा, ठीक है। Rn फुल फॉर्म क्या है, RaDON, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज के बारे में अपन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, इतना तो तुम्हें वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा। और रही बात ये जो चेन रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा था ना, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, ये लोग जो चेन रिएक्शन करते हैं ना, ये कंट्रोल्ड वे में करते हैं, यानी कि जब ये लोग चाहे ना, इस चेन रिएक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉप करने में असमर्थ रह गए और जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोलेबली चलता गया, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अनकंट्रोलेबली निकलेगी, जैसा चर्नोबिल में हुआ था। बड़ा डेंजर। जब अपन एटम और न्यूक्लियर पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें चर्नोबिल का एक, ध्रुव राठी का एक वीडियो भेजूंगा, देखना, उसमें भी तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। तो हीलियम नेचुरल गैस, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन नेचर में मिलते हैं, बट रेडॉन डीके प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जब रेडियम को ये क्या कहते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है, डीके प्रोडक्ट, उसमें भी हमें क्या मिलता है, रेडॉन मिल सकता है, ठीक है। ऑकरेंस और क्या क्या, ये जो जेनॉन और रेडॉन जो है, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, जीनॉन, एक्सी, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, जेनॉन, Rn, रेडॉन तो मैंने लिख दिया, क्रिप्टन, Ar, आर्गन, ठीक है, नियॉन, हीलियम की तो स्पेलिंग आ ही जाएगी। अभी ट्रेंड्स के बारे में बात करना है, किस किस के बारे में बात कर रहे थे अपन इतने देर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्वियसली NH2, NP6, N, N पर फोकस करो, लास्ट शेल, N मतलब नंबर ऑफ शेल, N यहाँ पर लिखा गया मतलब लास्ट शेल की बात हो रही है, और लास्ट शेल में कितना है, S में 2 है, P में 6 है, तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या है, स्टेबल है। और P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, याद करो, तो P यहाँ पे इसका क्या है, भर चुका है, तो यहाँ से हमारा P ब्लॉक का जो ग्रुप का जो किस्सा है वो खत्म होता है, किस पर, नोबल गैसेस पर आकर पी ब्लॉक का किस्सा खत्म होता है। ये है एक्सेप्शन। इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के बजाय क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि पहला जो शेल है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही आता है ना, हीलियम का क्या है, सिर्फ एक शेल है, तो इससे 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम, दैट्स वाई। तो एक बात याद रखना, 1 मिनट कॉल आया फिर से। हेलो। ओके, सो वेयर आई वाज, एक बात याद रखना, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, NH2, NP6, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, बट हीलियम इज एन एक्सेप्शन बिकॉज लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 8 है, लेकिन हीलियम में क्या है, 2 है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है भरे हुए किसी शेल में, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं मैक्सिमम, जैसे हीलियम के केस में, तो इसे क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा कौन सा है जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, हीलियम। मैंने ये फैक्ट इसलिए बताया क्योंकि ये टेक्निकल, ऑब्वियसली टेक्निकल वर्ड्स ही एग्जाम में लिखे हुए मिलते हैं, तो ड्यूप्लेट कहीं पर दिखे तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, याद रखना, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो भी स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में भरे हुए हैं
तो भी स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन भरे तो ऑक्टेट वाला केस कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो ड्यूप्लेट वाला केस कहेंगे। एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑब्वियसली एक एक जो ये है अपना शेल का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे जाते जाते एटॉमिक जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा। वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। अब तक जितने भी कंपाउंड ले लो, एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? हीलियम का है, 4.2 केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, ये तुम मुझे बताओ जरा। नहीं आता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मतलब एक स्पेसिफिक मेजरमेंट को अपन मन से मान करके चलते हैं, और उस चीज की मदद से अपन चीजों का कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मन से माना कि 1 मीटर हम 100 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे, 10 भी कर सकते थे। जैसे घड़ी में होता है 60 मिनट्स 1 आवर, 60 सेकेंड्स 1 मिनट, तो वैसे 60 सेंटीमीटर भी कर सकते थे, राइट। बट जिन्होंने ये इन्वेंशन करा था उन्होंने 100 सेंटीमीटर मान करके चला कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इसी की इंफॉर्मेशन की मदद से हम 10 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने माना कि 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 273.15 केल्विन, ये हमने माना। अब क्या होगा, अब तुम्हें अगर बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो ये 273.15 केल्विन है, इसे मुझे 4.2 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जीरो, सॉरी, ये इसके मतलब बराबर है, ओके। तो यानी कि मैंने 1 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 लिखने की जरूरत नहीं, उतना छोटा, +1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 274, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली इक्वल टू 274 केल्विन, ठीक है। सो दैट्स इट, 4.2 केल्विन को तुम्हें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कोशिश कर करके देखना। अभी जैसे इसमें मैंने प्लस करा था ना, तो 4.2 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस करना है। वो कैसे माइनस करना है वो तुम खुद फिगर आउट करो, मैं भी कर देता, बट ये 4.2 है ना, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। और मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक भी है। तो ये भी चीज हमें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्टेबल है, ना देना चाहता है ना लेना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी क्या होगी, हमें ज्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली नीचे जाते जाते डिक्रीज की होगी, क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अपने जो न्यूक्लियस है उससे क्या होगा, दूर होगा। दूर होगा तो जेड इफेक्टेड जो है वो कम लगेगा, कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा, दैट्स इट। क्या याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, कि बहुत ज्यादा होता है नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नीचे जाते जाते आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो क्या होती है, कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लोरीन वगैरह हेलोजेंस वगैरह के केस में देख रहे थे, नेगेटिव वैल्यू थी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर वो लोग तो एनर्जी रिलीज कर रहे थे बेचारे। लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन लो या इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पहले से ही स्टेबल है। क्योंकि अनस्टेबल की खासियत ही यही होती है ना, कि उसमें एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने ये बात तुम्हें बताई थी क्लिनिक में, क्या, कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है, बहुत ही मतलब चाहता है कि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाओ, और बॉन्ड बनाने के बाद मेरी एनर्जी रिलीज हो, और मैं मेरे पास क्या हो, कम एनर्जी हो, कम एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने जनरल रूल भी बताया था कि इस यूनिवर्स, इस नेचर में सारी चीजें क्या चाहती है, कि वो अपने कम से कम एनर्जी वाले स्टेट में जाए, वो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसीलिए जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं अपने सराउंडिंग या नेचर में, उन सब के पीछे की वजह ही यही है कि सारी चीजें चाहती हैं कि एनर्जी क्या है उनके अंदर, कम रहे। उसके लिए उन्हें हमें कुछ करके देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेते हैं। जैसे कि ये एक खाई है, यहाँ से झरने में से पानी गिर रहा है। अब झरने में से पानी ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, दैट्स बिकॉज ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाइट ज्यादा है तो एनर्जी वाटर के पास यहाँ पर ज्यादा है। बट नीचे हाइट कम है, इसलिए वाटर के पास एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए वाटर क्या चाहेगा कि वो नीचे आए, समझ में आ रहा है, इसलिए दैट्स उसे खाली जगह मिलती है, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है।
बट ऊपर जाने पर उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो मोर अनस्टेबल होगा, वाटर ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो वैसा करना वाटर नहीं चाहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज की स्टेबिलिटी होना दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और किसी भी चीज की अनस्टेबिलिटी होना दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें खुद से करना पड़ता है किसी चीज को अगर अनस्टेबल करना हो तो। स्टेबिलिटी कोई भी चीज ऑटोमेटिकली गेन कर लेती है। ये मैं सिर्फ एक आपको एक परम ज्ञान में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, है ना, एक्चुअली इन द एंड वी आर गोना डाई, दैट्स आल्सो द रीजन, बिकॉज मतलब हम धीरे धीरे उम्र क्यों कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम चाहते हैं कि हम हमारे ज्यादा स्टेबल स्टेट में चले जाएं, आगे जाते जाते ज्यादा स्टेबल स्टेट में चले जाएं। फिर से कॉल आया यार, 1 मिनट देना मुझे। ओके, आई विल कंटिन्यू। अभी नहीं आएगा कॉल बिकॉज आई एम अबाउट टू फिनिश। हाँ, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हमारा जो लाइफ है ना, वो भी चाहती है कि हमारे ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाए। इसलिए इवेंचुअली वन डे वी विल डाई, और अपनी अंदर की जो अनस्टेबिलिटी है, जो एनर्जी है, वो सराउंडिंग में डिसोशिएट हो जाएगी, फैल जाएगी, और हम अपने ओरिजिनल जो स्टेबल अपना स्टेट था उसमें चले जाएंगे। दैट्स इट। इसलिए आत्माओं को क्या चाहिए रहता है, शांति चाहिए रहती है, मोक्ष चाहिए रहती है। जब तक नहीं प्राप्त होती तब तक वो नहीं जाते हैं। खैर एनीवेज, ये सब तो स्पिरिचुअल बातें हो गई। इसके पहले कि अपन ने कि इसके बारे में बात करी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी और इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए भी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है? इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को अपन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं किसी भी चीज को। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ ग्रुप वन वाले एलिमेंट की, ग्रुप ये GRP ग्रुप वन वाले एलिमेंट की मैं बात करूँ, और ग्रुप 17 वाले में एलिमेंट्स की बात करूँ, तो ग्रुप वन वाले इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रखते हैं तो वो ज्यादा मेटालिक है, और ग्रुप 17 वाले इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते ही नहीं है तो वो क्या है, मेटालिक ही नहीं है, वो क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है इंक्रीज होगी, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम केस अप्लाइज फॉर हैलोजेंस, group 17, same case applies for group 16 oxygen family, same case applies for group कौन सा 15 नाइट्रोजन। कि नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये शायद अपन ने डिस्कस भी रखा है, क्यों इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फिर मेटल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, होते तो अभी भी वो नॉन मेटल है, चाहते तो वो अभी भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो देने की कैपेसिटी है, रिलेटिव कैपेसिटी, मतलब बाकी के कंपैरिजन में उनकी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, थोड़े से कम नॉन मेटल होते हैं, और थोड़ा सा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते हैं। यानी कि हीलियम सबसे ज्यादा नॉन मेटल जैसा होगा, नियोन उससे कम नॉन मेटल, आर्गन उससे भी कम नॉन मेटल, क्रिप्टन उससे भी कम नॉन मेटल, जिनोन उससे भी कम नॉन मेटल, रेडोन उससे भी कम नॉन मेटल। ठीक है, बट है तो नॉन मेटल ही, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये मैं सिर्फ ऐसा रीड कर रहा हूँ, बट तुम्हें ये पॉइंट्स को याद रखना है, ध्यान से सुनना है। नोबल गैसेस कलरलेस होती है, टेस्ट नहीं होता, कि हवा में जबान निकाल करके कोशिश करोगे टेस्ट करने का तो नहीं आएगी। ओडरलेस होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल का क्या मीनिंग होता है, यानी कि
जैसा तुमने देखा होगा कि चॉक को अगर पानी में मिक्स करते हैं तो कुछ हिस्सा मिक्स हो जाता है बट कुछ हिस्सा रह जाता है। तो ऐसे हिस्से को क्या कहते हैं, स्पेरिंगली, या इसी के वर्ड जगह पर मैं एक सिंपल वर्ड यूज करूँ तो पार्शियली। ठीक है, पार्शियल वर्ड एक थोड़ा ठीक रहेगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे ऑक्सीजन अपना कैसा होता है, बहुत अच्छे से डिजोल्व होता है। HCl का भी गैस अगर वाटर में डाले तो वो भी बहुत अच्छे से डिजोल्व होता है। बट जो नोबल गैसेस होते हैं वो गैसेस अच्छे से नहीं, पार्शियली डिजोल्व होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन गैस की मैं बात करूं तो F की तरह नहीं एग्जिस्ट करता, F2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो O की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, O2 या O3 की तरह एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक या ट्राइएटोमिक की तरह। लेकिन जो नोबल गैसेस होते हैं उनको तो बॉन्ड बनाना ही नहीं है, अकेले भी रह लेंगे। तो नियोन अगर मैं गैस की बात करूं तो Ne2 नहीं होगा, सिर्फ Ne होगा। रेडॉन की मैं बात करूं तो सिर्फ Rn होगा, समझ रहे हो, इसलिए मोनो एटॉमिक लिखा है। नोबल गैसेस पॉपुलर कंपाउंड्स की बात करते हैं, जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। जैसा मैंने कहा, जीनोन ही एक ऐसा है जो कि थोड़े अच्छे खासे ऑक्सीजन के साथ क्या अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाता है रिएक्ट करके। वो क्या क्या है, एक्सी, जीनोन फॉर्म्स 3 फ्लोराइड्स, फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है। जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करें, XCF2, XCF4, XCF6 रिएक्शन एज यू कैन सी। यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन्ड है, PDF में भेजूंगा वहां पे और क्लियरली दिखेगा। नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑल दिस थिंग्स। जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस पे क्वेश्चन। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि XE और O के जो कंपाउंड्स होंगे, उनके जो भी कंपाउंड्स होंगे अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो उनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन। व्हाट डू वी मीन बाय सब्लाइम? वर्ड एक समझो, सब्लिमेशन। एक तो होता है वेपराइजेशन, पानी का गैस में कन्वर्जन इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। वैसे ही अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमिकेशन, सब्लिमेशन। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लाइम, यानी कि वो क्या हो रहा है, चीज सब्लाइम हो रही है। जैसे नैफ्थलीन बॉल्स होती है ना, अपना कपूर तो अलग हो गया, नैफ्थलीन बॉल्स जो अपन मतलब कबर्ड्स वगैरह में रखते, खुशबूदार होती है, या फेनाइल की गोली भी उसे कहा जाता है। तो कैसे होता है ना, उनको थोड़ी देर कहीं पर कोने में छोड़ दो तो डायरेक्टली गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि वो हवा में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, या क्या हो रहा है, सब्लाइम हो रहा है। या मैं क्या कह सकता हूँ, वो क्या हो रहा है, उसका सब्लिमेशन हो रहा है। समझ में आया? यानी कि XCO का मैंने कोई कंपाउंड लिया सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, उसको मैंने कहीं पर छोड़ दिया तो वो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्टली गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, भाप में बदल के उड़ जाएगा। तो 298 केल्विन वाले टेम्परेचर पर वो सब्लाइम हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है उसका। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ओके, यानी कि एक्स जिनोन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट की बात हो रही है, शायद पॉइंट गलत जगह पर मेंशन्ड है। खैर एनीवेज ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट टेक इट सीरियसली। यार फिर से कॉल आया, प्लीज स्किप दिस 10 to 15 seconds। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, यानी कि देखो यहाँ पे हेडिंग तो भले ही जिनोन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स लिखा गया है, बट यहाँ पे डिस्कशन जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स की बात करी जा रही है। सो यहाँ पे ये हेडिंग ही मिस्टेकन है, आई गेस हेडिंग मिस्टेकन है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन ही है। ठीक है, तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेम चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आई थॉट मिस्टेक से आया होगा। सो नॉट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, छोटे मोटे पॉइंट, जैसा वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी कि जो प्रायोरिटी वाली चीज है बोर्ड्स में वो चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे छोटे मोटे लाइंस नहीं आएंगी। कम चांसेस है, आ सकते हैं बट 0.01 चांसेस है, बट स्टिल इफ इवन इफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है तब तो हमारा उन सारे क्वेश्चन से सामना होना ही है। खैर एनीवेज लेट्स कंटिन्यू।
पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट यानी HCF के जो कंपाउंड्स हैं वो किसी के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो फ्लोरीन उसके साथ जाके क्या हो जाता है, घुस जाता है। क्योंकि जीनोन तो चाहता नहीं कि भाई, ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैं रिएक्ट ना करूं, लेकिन फ्लोरीन तो चाहेगा, तो फ्लोरीन किसी दूसरे बंदे के साथ जाकर के क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। अब फ्लोर ऑक्सीजन का किसी चीज में एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजेशन, वैसे ही फ्लोरीन का होगा तो फ्लोरिनेशन। ठीक है, तो क्या है, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइज्ड मतलब अगर HCF2 जो है अपना कंपाउंड वाटर के साथ हल्का सा भी रिएक्शन में आता है, भाई फ्लोरीन फटाक से जो जिनोन के साथ था निकल के अपना ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने चला जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्ट करना पसंदीदा होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका -2 होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले के साथ ही रिएक्ट करेगा ना, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। कि ट्रेसेस ऑफ वाटर मतलब थोड़े मोड़े से वाटर के साथ भी बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज बात को समझो अच्छे से, हाइड्रोलाइज मीन्स वाटर का एडिशन हो जाना। ठीक है, ये अपने स्ट्रक्चर की बात हो गई, जो मैं कह रहा था ना, VSEPR, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोलाइज वगैरह, ये सब सिंपल सिंपल वर्ड्स पता होना चाहिए। हाइड्रोलाइज, क्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोरीन क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। ठीक है, और जेनॉन जो बेचारा चाहता था कि मैं किसी से रिएक्ट ना करूं, अकेला हो गया, और ऑक्सीजन अपना मस्त O2 के फॉर्म में गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि HCF2 के अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये सब जो ट्रायगनल, पिरामिडल, बाय पिरामिडल, लीनियर, ये LP क्या है, X क्या है, ये दो डॉट क्या बना रखे, ये बलून जैसे क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे VSEPR में। HCF6 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। HCF4, देख रहे हो एक्स, जीनोन कितने सारे कंपाउंड बना रहा है, HCF6 भी बनाता है। जीनोन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4 एंड HCF6 विद वाटर गिव्स XCO3, यानी HCF4 HCF6 को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो XCO3 भी मिलता है। ठीक है, HCF4 देख सकते हो वाटर के साथ रिएक्ट करता तो जिनोन अलग हो गया, XCO3 मिल गया जिनोन का एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, और ये HF अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। सेम रिएक्शन गोज हियर। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऑब्वियसली आधा होगा नहीं होगा, आधा होगा आधा नहीं होगा, आधा अधूरा। यहाँ पे जिनोन पूरी तरीके से अलग हो रहा है तो इट मीन्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बट यहाँ पे जिनोन देखो अभी भी कंपाउंड बना करके रखा हुआ है, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। HCF4 गिव्स, यानी कि सारे फ्लोराइन को हाइड्रोजन नहीं मिला, कुछ ही फ्लोराइन को हाइड्रोजन मिला, कुछ फ्लोरीन वैसे के वैसे रह गए, सो दैट इज व्हाट योर पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स। XCO तो ऑक्सी आ गया, F4 O है, F है तो ऑक्सीफ्लोराइड, और जेनॉन है तो जेनॉन, तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड इस कंपाउंड्स को अपन कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड, XeOF4 मिलेगा और XeO2F2 मिल सकता है। XeF6 को H2O के साथ रिएक्ट करा तो ये कंपाउंड मिलेगा एज यू कैन सी, XeOF4 और 2HF मिलेगा। और अगर वाटर यहाँ पे देख रहे हो ना 2H2O लिखा हुआ है, यानी कि एक्सेस में वाटर है, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा 4HF के साथ। ठीक है, अब नोबल गैसेस के यूजेस की बात करते हैं। हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है, दैट्स व्हाई बोलने भी नहीं जम रहा। खैर एनीवेज, वी आर अबाउट टू फिनिश। हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। वेदर बलून्स जो होते हैं ना, जो हवा में एकदम आसमान में ऊपर की तरफ उड़ते हैं, जो कि वेदर के बारे में अंदाजा लगाते हैं 2-3 दिन पहले ही, उनमें हीलियम का यूज किया जाता है क्योंकि हीलियम लाइट गैस है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ये अपन नोबल गैसेस के यूजेस के बारे में देख रहे हैं। लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट। मैंने क्रायोजेनिक सर्जरी बताई थी, तो उसी में ही जो लिक्विड यूज किया जाता है ऑर्गन को फ्रीज कर देने के लिए, उसमें लिक्विड हीलियम भी यूज किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि लिक्विड हीलियम का जो
लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला टेम्परेचर है वो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, समझ रहे हो? लिक्विड नाइट्रोजन से भी कम टेम्परेचर लगता है किसको, हीलियम को लगता है लिक्विड में कन्वर्ट होने की। सबसे कम टेम्परेचर लगता है हीलियम को ही। अब तक का जो सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल वाला जो अपना कंपाउंड है ना, दैट इज नथिंग बट योर लिक्विड हीलियम, ठीक है। सॉलिड हीलियम तो बना पाना लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब बना हुआ है बट बहुत कम टाइम के लिए बना था सॉलिड हीलियम। आई डोंट इवन नो कि बना भी है कि नहीं बना, बट हाँ लिक्विड हीलियम बहुत कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसे क्रायोजेनिक एजेंट में यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक सर्जरी, क्रायोजेनिक एजेंट क्या होता है ये तुम्हें खुद से अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्रायोजेनिक सर्जरी एक्सप्लेन करी है। हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग अपैरेटस, यानी कि क्या होता है ना, जो डाइवर्स होते हैं डीप सी में जाते हैं समुद्र की गहराइयों में, तो जो सिलेंडर्स होते हैं ना उनमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन भर दिया, लूचा हो जाएगा, बिकॉज अपना लंग्स ऐसा नहीं बनाएगी पूरी तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे। सोचो ना जरा, एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन है, बाकी रिमेनिंग अपना क्या कहते हैं ऑक्सीजन है, तो ज्यादा तो हम नाइट्रोजन ही ब्रीथ कर रहे हैं। तो प्योर ऑक्सीजन नहीं, उसके साथ कुछ हीलियम भी मिक्स कर देते ताकि जो अपना अपना जो प्रेशर है लंग्स वो से झेल पाए, ठीक है। दैट्स इट, इस फैक्ट को ही बस याद रखना, ये तीन ही नोबल गैसेस के यूजेस को याद कर लेना। हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग apparatus, ठीक है। और यूजेस की बात करते हैं, नियोन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स, यानी कि तुमने देखा होगा ना ये बार्स पब्स ये जो भी होते हैं उनमें ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके मस्त ऑरेंज कलर की राइटिंग होती है, किसी में ग्रीन कलर की राइटिंग होती है, लाइटिंग होती है। तो इसमें अलग अलग जो गैसेस होते हैं वो भर देते हैं, उसमें से एक एग्जांपल है नोबल गैसेस का। अब ऐसे में क्या करते हैं, उनके पास में अगर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं, यानी कि तुमने देखा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने तुम्हें बताया था इंडक्शन क्या होता है, अपन ने बहुत अच्छे से इसके बारे में तुम्हारे जो बोर्ड्स है प्री बोर्ड्स जो भी थे टेस्ट वगैरह चल रहे थे उसमें भी अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन करा था इंडक्शन के बारे में भी, फिर से करेंगे। बट इंडक्शन क्या होता है कि दूर से ही करंट का ट्रांसफर होना। तो ये है मानकर चलो ट्यूब, तुम्हारा नियॉन ट्यूब, ये मैंने एक ग्लास का ट्यूब लिया, चलो मैं तुम्हें अच्छे से जरा एक बार मैकेनिज्म समझाता हूँ, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने लिया ट्यूब, इसके अंदर मैंने पहले गैस भरी, लाइट वाली मानकर चलो नियॉन भर दी, फिर इस ट्यूब को ग्लास को मैंने क्या कर दिया, सील कर दिया। अब एक गैस जो नियॉन है, यहाँ पे मैं पास में कोई एक ऐसा डिवाइस लाता हूँ, जैसे हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर, वो मैं पास लाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, डिस्चार्ज। अब ये एनर्जी से क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और ये एक्साइटेड होने की वजह से इन ये जो क्या करेगा, ये कलर शो करना शुरू कर देगा, ऑरेंज, कोई दूसरा कलर का, मतलब कोई दूसरा टाइप का गैस लिया तो ग्रीन कलर भी दिखा सकता है, समझ रहे हो? तो नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, यही जो ट्यूब है इसी को अपन क्या कह सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। एंड इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स, फ्लोरेसेंट आई मतलब तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम्हें पता ही होगा फ्लोरेसेंट का क्या मीनिंग होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब का क्या मीनिंग होता है। जैसे अपन देखते हैं ना ये जो अपने घर में बड़ा सा ट्यूब वाला बल्ब होता है, इतना लंबा सा ट्यूब वाला बल्ब होता है कुछ इस तरीके का, पुराने जमाने में यूज क्या करते थे, अभी तो बड़े बड़े बल्ब यूज करते हैं। तो इनको कभी तुमने फोड़ा होगा तो भप करके आवाज आती है, उसमें गैस भरा होता है, यही ऐसे ही गैसेस भरे होते हैं नियॉन, ऐसे ऐसे गैसेस भरे होते हैं। तो दैट्स इट, ग्रुप 17 ग्रुप 18 का डिस्कशन मैंने एक बार में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जो बचा वो है VSEPR का एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में प्रोबेबली इन 15 to 20 मिनट्स और हाफ एन आवर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो XCF2 XCF4 XCF6 वाले जो कंपाउंड्स है, जो बलून जैसा तुमने देखा था उसका स्ट्रक्चर वगैरह जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसका भी मैं वीडियो आज के आज बना दूंगा। सरफेस केमिस्ट्री का भी मैं कोशिश करूंगा शाम तक बना लूं, प्लस जो पी ब्लॉक है और सरफेस केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन सॉल्विंग के भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ये आज के आज खत्म होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।